दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल रही है, भारत की संसदीय व्यवस्था करवट ले रही है। अभी तक संसद के भीतर बैठकर जो विपक्षी सांसद लकीरें खींचा करते थे, अब उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार है कि संसद को साधने के लिए सड़क की राजनीति करनी होगी। इसको लेकर अब छत्रपों में भी जोश है, क्षेत्रीय पार्टियों में भी जोश है और शायद उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि इस देश की राष्ट्रीय राजनीति को अगर साधना है तो एक राष्ट्रीय दल की जरूरत उन्हें पड़ेगी ही। और शायद पहली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस बात को समझ गए हैं कि संसद के भीतर बैठकर इस देश की समस्याओं को उभारने और उछालने से, शोर मचाने से, अपने आक्रोश को जाहिर करने से या फिर बायकॉट करने से स्थितियां अनुकूल नहीं होगी। लोगों के बीच जाना होगा, लोगों की तरह ही विरोध करना होगा। और शायद पहली बार बीते 7 बरस की राजनीति के दौर में संसद को एक थिएटर के तौर पर देखने की स्थिति विपक्षी नेताओं में भी आ गई है। यानी अभी तक जिस लोकतंत्र का राग सत्ता गाती रही, पहली बार उसे खुले तौर पर नकारने के लिए राहुल गांधी सामने आकर खड़े हो गए हैं। और विपक्षी नेताओं में खास तौर से जो छत्रपों की भीड़ है, उन्हें भी समझ में आ गया है कि आखिर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के पीछे खड़ा होना ही होगा। क्योंकि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, इस देश के भीतर में दर्जन भर छत्रपों के वोट भी अगर जोड़ दीजिएगा तो वह भी कांग्रेस से ज्यादा नहीं होंगे। यानी बीजेपी को साधने के लिए सबको एकजुट होकर किसी ना किसी के पीछे तो खड़ा होना ही होगा। और शायद यह भी एक बड़ा बदलाव है कि राहुल गांधी अगुवाई करने को तैयार हो चले हैं। वो साइकिल पर निकलते हैं। वह दिल्ली के भीतर 9 बरस की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस दर्द को समझने और सहलाने निकल पड़ते हैं। इस देश के भीतर में जासूसी होती है तो जासूसी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने से भी नहीं कतराते हैं। यह पहला मौका है जब सीधे सीधे सरकार विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है यह सरकार दरअसल देश के साथ नहीं है, यह सरकार दरअसल लोगों के साथ नहीं है, यह सरकार दरअसल संसद के भीतर तमाशा करती है। और यकीन जानिए, जिस बात का जिक्र हम भी बीते कई बरसों से लगातार करते आ रहे हैं कि संसद के भीतर जो होता है, क्या विपक्ष ने उसे कभी पढ़ने की कोशिश भी की है? हमें लगता है पहली बार इसका एहसास विपक्षी नेताओं को हो चला है। क्योंकि आज हम ऐसे पन्नों को आपके सामने खोलना भी चाहते हैं कि संसद के भीतर किस तरीके से एक थिएटर होता है और लोगों के मुद्दे जो क्वेश्चन आवर में उठाए जाते हैं वह भी किसी थिएटर के डायलॉग के समान ही होते हैं। और कहा जाता है कि हम कितने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट में भी अपने मित्र कॉरपोरेटों को जितना लाभ होता है उससे कम इस देश में जीएसटी कलेक्शन हो पाता है। यानी टैक्स सारे देश से लिया जाता है, उसका भी कलेक्शन जितना भी होता है उससे कहीं ज्यादा लाभ प्रति मिनट और प्रति घंटे इस देश में अगर अंबानी और अडानी को हो रहा है तो यह आवाज अब शायद विपक्ष को समझ में आने लगी है और राहुल गांधी इस बात को समझने लगे हैं। तो क्या राहुल गांधी एक नई लकीर खींचने को तैयार हैं? क्या यह लकीर राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे को बदल सकती है? क्या यह लकीर आने वाले वक्त में किसी बदलाव के प्रतीक के तौर पर उभर सकती है? क्या वाकई कांग्रेस जागृत हो सकती है? क्या वाकई कांग्रेस का मरा हुआ संगठन फिर से जीवित हो सकता है? क्या लोगों की मान्यता मिल सकती है? या फिर जो छत्र हारे हुए हैं उनको एक साथ एकजुट करने की परिस्थितियों ने जिस तरीके से अब कांग्रेस के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है, तो उन्हीं का अब दबाव होगा कि राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आए। शायद इसीलिए वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता भी कराते हैं और उसके बाद कहते हैं अब पार्लियामेंट की तरफ कूच करो। इस देश की जनता पेट्रोल डीजल खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए साइकिल से चलेंगे। वह इस बात को कूच करते हैं कि इस देश के भीतर में दरअसल किसान फेल नहीं हुआ है, बल्कि इस देश की सरकार ने इस देश को फेल कर दिया है। कमोवेश हर क्षेत्र की यही स्थिति है। तो हमें लगता है आज उन तमाम पन्नों को खोलने से पहले जरा एक समीकरण समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में कांग्रेस के पीछे तमाम छत्रप क्यों खड़े हैं। राहुल गांधी को हर कोई क्यों चाह रहा है कि अब वो अगुवाई करें, और राहुल गांधी भी अब
क्यों सक्रिय हो चले हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे देश के किसी हिस्से में, या फिर जासूसी का मसला हो, या किसानी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, या फिर इस देश के गृह मंत्रालय से जुड़े कानून व्यवस्था का मसला हो। सीधे सीधे चोट करते हुए नाम लेकर इस्तीफा मांगने की स्थिति में राहुल गांधी एक झटके में बीते 10-15 दिनों में कैसे आ गए। हमें लगता है इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव कांग्रेस लाने की दिशा में बहुत हल्के और हौले हौले बढ़ तो रही है, लेकिन उन पन्नों को आज समझ लीजिए क्यों आखिर संसद थिएटर में तब्दील हो गया, क्यों आखिर कांग्रेस तमाम क्षत्रपों की अगुवाई आखिर में करेगी ही। और क्षत्रपों को अपनी मौत से पहले जरूरत है इस देश में कांग्रेस जीवित हो जाए, तभी उनकी जिंदगी बच सकती है सियासी और राजनीतिक तौर पर। हमें लगता है इन तमाम बातों को समझने के लिए हम आपको दरअसल लिए चलते हैं सबसे पहले 3 अगस्त। 3 अगस्त का मतलब यह है ये कल का ही दिन है और पार्लियामेंट के भीतर एक बहस हो रही है, नारे लग रहे हैं, तमाम विपक्षी सांसद नारे लगा रहे हैं कि जासूसी की जांच कराओ, उस पर बहस कराओ, और पार्लियामेंट के भीतर सत्ता पक्ष कानों में रुई ठूसकर, आंखों में पर्दा डालकर और थिएटर के उस कैमरों के जरिए नाराष्ट्रीय तौर पर दिखा रहा है कि देखिए हम तो बहस महत्वपूर्ण मुद्दों पर कर रहे हैं, किसानी पर कर रहे हैं। किसान पे कल बहस होती है पार्लियामेंट के भीतर क्वेश्चन आवर में, लेकिन आपको जानना होगा सवाल करने वाला भी बीजेपी का सांसद और जवाब देने वाला भी बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर। जो सवाल किए जा रहे हैं, जो जवाब किए जा रहे हैं, उससे पहली तस्वीर साफ होगी। पहली तस्वीर है 3 अगस्त को बीजेपी के सांसद हैं जो कि मध्य प्रदेश से जो आते हैं, एमपी हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, रावर क्षेत्र है इनका, रक्षा निखिल खड़ से। ये महिला हैं और ये सवाल करती हैं कि जो किसान फसल इंश्योरेंस है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2 साल से नहीं मिली है महाराष्ट्र में और उनके इलाके में, और वह कब रिलीज होगी, क्योंकि 203 करोड़ रुपए जो फंसे हुए हैं वह भी रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद हमने भी जब टटोलना शुरू किया इस देश के भीतर में, जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ इस देश में कंपनियों को क्यों मिल जाता है जो कि इंश्योरेंस की कंपनी होती है, और किसानों को कुछ नहीं क्यों नहीं मिल पाता है। लेकिन सुनिए, जो कैलाश चौधरी हैं एग्रीकल्चर के स्टेट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत सफल है। सवाल किया जा रहा है, मिल नहीं रहा है, ये कह रहे हैं बहुत सफल है। फिर सवाल होता है सप्लीमेंट्री बैंक और कंपनी की गड़बड़ी हो रही है, किसान को कुछ क्यों नहीं मिल पा रहा है। जवाब में आता है मिल जाएगा, थोड़ा संतोष रखिए, नियम कायदे कहते हैं कि किसानों को कोई हानि नहीं होगी। यह सवाल खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल खड़े करने के लिए नवनीत राणा खड़ी होती हैं जो कि अमरावती से आती हैं, बीजेपी की सांसद है। वो बताती हैं कि सोयाबीन की खेती उनके इलाके में होती है, लेकिन साल भर से कुछ नहीं मिला, बीमा कंपनियां लाभ उठा रही हैं, किसानों को घाटा हो रहा है। जवाब सरकार देती है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो उनका जवाब होता है कि गवर्नमेंट अपनी कंपनी क्यों नहीं बना लेती है। तो जवाब आता है राज्य सरकार चाहें तो बना लें, केंद्र सरकार ने अपनी उसकी कंपनी काम करती है, 2 कंपनियां हैं, लेकिन अगर आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है तो राज्य सरकार कंपनी बना ले। बीजेपी के सांसद का जवाब किसानों को लेकर और जवाब भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इस देश के भीतर में यह मामला भी रफा दफा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, हमने वहां की जानकारी हासिल करनी चाहिए कि 2018, 19 और 19-20 के भीतर में आखिर कितनी परसेंटेज पैसा जो है और कुल पैसा जो है कितना रिलीज किया गया प्रीमियम के तौर पर। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जानकारी है 1891 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर मिला, जो उन्होंने किसानों के मुआवजे को सिर्फ 555 करोड़ रुपए, 595 करोड़ रुपए दिए, यानी बीमा कंपनियों को लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का लाभ हो गया। पार्लियामेंट के भीतर थिएटर हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर की स्थिति किसानों की भी नाजुक है, लेकिन इन सब के बीच पीयूष गोयल खड़े होते हैं और बताते हैं हम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आप लोग समझते क्यों नहीं है। किसानों पे बातचीत हो रही है लेकिन नारे क्यों लग रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का एक और सांसद जो शिरडी से आते हैं, सदाशिव लोखंडे, वो खड़े होते हैं, कहते हैं आपने तो गौ हत्या पर अब अपराध घोषित कर दिया, उस पर तो सजा मिल जाएगी, तो हमारी गाय तो अब बिकती नहीं है, और जो गाय है उसके लिए हम चारा खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार जिस कीमत पर दूध लेती है और हमें जो 18-19 रुपए प्रति लीटर दूध देना पड़ता है, उसके बाद हम चारा भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए एक साल में एक गाय पर खर्च हो ही जाता है। हम क्या करें। तो मंत्री जी जवाब देते हैं
सही कह रहे हैं, मुश्किल तो है, लेकिन इस पे देखा जाएगा। और ये सारा काम जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो डेयरी के हिस्से में आता है, कोऑपरेटिव के हिस्से में आता है, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इससे बड़ा थिएटर पार्लियामेंट के भीतर में आपको मिलेगा नहीं। पूछने वाला भी उसी पार्टी का, मंत्री भी उसी पार्टी का, सवाल भी उसी के, जवाब भी उसी के, और उसी के भीतर उन सभी को अपने आक्रोश को दबा के रखना है, क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं। तो पहली बार कांग्रेस, पहली बार विपक्ष क्या समझ गया है कि पार्लियामेंट एक थिएटर के तौर पर है। क्योंकि इन सब के बीच चौथा सवाल नॉर्थ ईस्ट का आता है, जहां पर यह पूछा जाता है कि एफसीआई गोडाउन के बारे में, तो जवाब पीयूष गोयल कहते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग तो कह रहे थे कि एफसीआई के गोडाउन खत्म नहीं होंगे, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े तेजी से काम कर रहे हैं, और समझना चाहिए। यानी पार्लियामेंट किस रूप में थिएटर के तौर पर है, यह उसकी पहली पहचान है। और इसका राजनीतिक हिस्सा यह है कि पहली बार छत्रप इसलिए समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस को अगुवाई करनी होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव को भी अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 12 करोड़ वोट मिले थे। यानी 10 करोड़ पीछे थी वह बीजेपी से वोटों की तादाद में। लेकिन इस देश के छत्रप जिन्होंने आज पत्र भेजा है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कि पहले आप जासूसी पे जांच तो कराइए, और जासूसी को लेकर जब इजराइल में जांच हो रही है, फ्रांस में जांच हो रही है, अमेरिका के अखबार रंगे हुए हैं, दुनिया भर में इस बात को लेकर शोर है, और आप कुछ कहते क्यों नहीं है? और पार्लियामेंट के भीतर जासूसी पर सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? इस देश के भीतर में आप क्या किसी की भी बात सुनना शुरू कर देंगे? वह पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, वह इस देश में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ ब्यूरोक्रेट हो, सबकी आप अपने तौर पर जासूसी करेंगे कि आपकी सत्ता को कहीं कोई खतरा तो नहीं है? तो यह तो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो चेक एंड बैलेंस की इजाजत देता है, लेकिन आप उस चेक एंड बैलेंस को भी एक तरफा करना चाहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर इसका पॉलिटिकल मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जो छत्रप है, अगर उनके वोट आप जोड़ना शुरू कीजिएगा, जो 12 पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, और राहुल गांधी भी अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है जितनी कमजोर वह समझ रहे थे, क्योंकि उनकी सक्रियता पहली बार अगर सड़क पे हो रही है तो शायद वो समझ रहे हैं। और कांग्रेस भी अब इस बात को समझने लगी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर 12 करोड़ वोट मिले थे, एग्जैक्ट वोट 11 करोड़ 94 लाख। लेकिन इन सब के साथ अगर आप देखिएगा, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरएलडी, आरजेडी, पीएमके, अगर इन सब के वोट भी आप मिला दीजिएगा तो भी ये 10 करोड़ वोट ही होते हैं। यानी 12 पॉलिटिकल पार्टी जो उनके पीछे खड़ी है, उनके सबके वोट लोकसभा के मिला के भी कांग्रेस से पीछे है, और इन दोनों को जैसे ही मिलाइएगा तो वह बराबर हो जाते हैं बीजेपी के। और इसके ठीक समानांतर में जो पार्टियां नहीं आई, उसमें बीएसपी एक बड़ी पार्टी जिसको 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी जिसे सिर्फ 27 लाख वोट मिले थे, अकाली दल जिसे सिर्फ 37 लाख वोट मिले थे, इनको भी अगर मिला दीजिएगा तो 2 करोड़ 86 लाख यह भी हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किस पार्टी की कौन सी दिशा होगी फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन टीडीपी, टीआरएस और वाईएसआर, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी को तकरीबन 3.5 करोड़ वोट मिले थे। और बीजेटी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी उड़ीसा में जो खड़ी है, इसको भी 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर बीजेपी अपने तौर पर 22 करोड़ 90 लाख वोट लेकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष की परिस्थिति बन रही है, यह तकरीबन 25 करोड़ वोटों के आंकड़ों को छू रही है। लेकिन जब बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दल, जिसमें जेडीयू है, क्योंकि अब शिवसेना बाहर चली गई, अकाली दल बाहर चला गया, जेडीयू बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, और बाकी छोटे छोटे राजनीतिक दल, अगर इनको भी मिला लीजिएगा और पूरे विपक्ष को इधर एक साथ कीजिएगा, जो एकजुटता धीरे धीरे हो रही है, तो वोट के लिहाज से भी बीजेपी पीछे खड़ी हो जाएगी। यानी बटी हुई परिस्थितियां नाजुक हैं, लेकिन उसमें आपको राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के लिए राहुल गांधी को अगर आप आगे कर रहे हैं, तो शायद अब कांग्रेस क्या जागृत हो रही है। और राहुल गांधी ने जिस महीन तरीके से साइकिल मार्च किया, जिस महीन तरीके से दिल्ली के भीतर हुए रेप और हत्या को लेकर 9 बरस की बेटी की मां से जाकर मुलाकात की, और इन सब के बीच जासूसी के मसले को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जोड़ा है, और देश के भीतर निजता के साथ उस पॉलिटिकल
परसेप्शन को भी उभारा है, जिसमें आप एक देशद्रोह की परिस्थितियों में लाकर सरकार को खड़ा करते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दरख्वास्त नहीं की है। यह दरख्वास्त जर्नलिस्टों की तरफ से हुई है। जर्नलिस्टों ने जो पिटीशन डाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब की भी मौजूदगी होगी। तो यह एहसास, यह सबको समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा वक्त में एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। शायद इस बात को अब समूचा विपक्ष समझ रहा है और राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस मौके को अगर गंवा दिया या इसको भी डिफ्यूज कर दिया, यह सोचकर कि पार्लियामेंट के भीतर बैठे, तो पार्लियामेंट के थिएटर के तौर पर संसद को कैसे सत्ता ने क्रिएट किया हुआ है और अपने सिरों को गिनकर बहुमत के आधार पर हर बात पे मुहर लगाने की जो स्थितियां हैं, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी पार्लियामेंट के भीतर बैठकर नजर आता है कि पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, यानी जो भी कर रहे हो उसके पीछे भी कोई देख रहा होता है और निर्देश जारी होते हैं और वह जाकर अपने तौर पर चीजों को बतलाता है। अब आप इनको इतना समय देंगे, इस समय आप सस्पेंड कर देंगे, इस समय आप कह देंगे कि अब स्थिति बहस होगी हर हाल में, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी क्या होता है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बात और है। लोकसभा में कल पास कर दिया गया एक बिल, उस बिल के महातत थिएटर का यह दूसरा हिस्सा है, जिसमें इस देश के भीतर में अब डिफेंस सर्विस बिल 2021 जो लाया गया, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, इसमें कहा गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई स्ट्राइक अब मजदूर नहीं कर सकता है। सवाल है कि स्ट्राइक हो क्यों रही थी। इस देश के भीतर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, 84,000 रेगुलर इंप्लॉई हैं। वो विरोध क्यों कर रहे थे, जिसके बिल को लाया गया कि अब आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वह विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, निजीकरण का विरोध हो रहा था वहां के एम्प्लॉइज के जरिए। वहां पर प्रोडक्शन और उसकी जिक्र नहीं हो रहा था कि डिफेंस मटेरियल में देरी हो रही है उत्पादन करने में। वह तो डिफेंस मटेरियल का उत्पादन ही नहीं हो पा रहा था। यह जिक्र एचएएल को भी लेकर हुआ था, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, क्योंकि जिस तरीके से राफेल और देश के भीतर डिफेंस को लेकर जो 100% एफडीआई की बात कहेगी और कहा गया टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वह भी नहीं आई। और एचएएल के भीतर भी इस बात को लेकर विरोध था। इससे पहले जो सारे इक्विपमेंट्स एचएएल में बनते थे, अब वो प्राइवेटली बाहर से क्यों खरीदे जा रहे हैं। हालांकि कुछ काम इस दौर में दिया गया, लेकिन सवाल है कि अपनी ही कंपनी, अपनी ही फैक्ट्री में, जो कि पब्लिक सेक्टर के हिस्से में आती है, वहां पर काम करने वाला कर्मचारी विरोध क्यों करेगा। वह तभी करेगा जब उसकी जमीन खिसक रही होगी। जमीन कब खिसकेगी, जब वह सरकारी हिस्सा जो है प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के भीतर इसीलिए विरोध हो रहा था, और कई जगहों पर तो वेतन तक नहीं मिल पा रहा था, इसलिए विरोध हो रहा था। लेकिन अब वह बिल भी चुपके से ले आया गया, उस पर मोहर लगा दी गई और उसमें कोई डिस्कशन, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके ठीक पैरेलल में एक आईबीसी भी लाया गया, जो कि बैंकरप्सी कोड के तहत है, वह भी बिल ले आया गया। उस बैंकरप्सी कोर्ट ने इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को कितनी राहत दे दी है, जो कि बैंकों से एनपीए उठा लेते हैं और पैसा नहीं लौटाते हैं, और खुद को दिवालिया घोषित करके आईबीसी के जरिए किस तरीके से रियायत भी पा जाते हैं, पैसा भी मिल जाता है, और रिटर्न ऑफ भी सरकार उनके द्वारा लिए गए कर्ज को कर देती है। ये एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या पहली बार समूचा विपक्ष समझ रहा है, पहली बार कांग्रेस समझ रही है, पहली बार राहुल गांधी समझ रहे हैं कि दरअसल पार्लियामेंट के भीतर जो कुछ बहुमत के नाम पर हो रहा है, अब उससे निकलकर जनता के बीच जाना होगा। और यह एक मोटी लकीर खींची जा रही है। यह मोटी लकीर, अभी तक ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में नाम लिए जाते थे अंबानीज और अडानीज के। हमें लगा इस बात को जानना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में जनवरी से जुलाई तक का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, यानी 7 महीने में जो जीएसटी कलेक्शन होता है, वह 8,10,000 करोड़ होता है। लेकिन इस देश के भीतर में क्या आपने कल्पना किया है कि कितनी बड़ी तादाद में इस देश में अंबानीज और अडानी की कमाई होती है? उसको जब जोड़ के हमने निकालना शुरू किया तो पता चला कि एक साल में कमाई अंबानीज की कंपनियों की 5,59,400 करोड़ एक साल में। और एक साल के भीतर में अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिएगा तो वह भी लगभग 11-12 लाख तक पहुंचता है।
डायरेक्ट कलेक्शन, इनडायरेक्ट कलेक्शन, इन सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो अगर अंबानी और अडानी की कमाई को आप समझना शुरू कर दीजिएगा तो इसको इससे भी समझ जाइए कि अडानी की कंपनी जो है यह 75 करोड़ रुपया जो है हर घंटे कमा लेती है, और दूसरी तरफ जो अंबानी की कंपनी है वह अपने तौर पर 65 करोड़ रुपया हर घंटे कमा लेती है। यह एक स्थिति बतलाती है कि आखिर किस रफ्तार से इनकी कमाई होती है, और इनकी कमाई जो 65 करोड़ पर घंटे के हिसाब से अंबानी की हो रही है, उसमें आप सोचिए भारत के भीतर की इकोनॉमी ढही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। क्या यह पहली बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समूचा विपक्ष समझ रहा है? संसद के भीतर क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? संसद के भीतर चर्चा तो तब होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज अब इस बात को समझने लगे कि दरअसल जनता की बातों को ही संसद के भीतर रखा जाता है, और संसद के भीतर अब सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं हो सकती है कि यह बिल लाएं कि नहीं लाएं, इसको लेकर लाएं कि नहीं लाएं, क्योंकि बहुमत तो सत्ता के साथ है। लेकिन हमें लगता है इस देश के भीतर में जब टैक्स कलेक्शन तक कम हो गया, बेरोजगारी पूरे उफान पर है, लोगों के पास खरीदने की ताकत कम हो गई है, तब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कितनी कमाई किस रूप में होती है और इस देश के भीतर में इकोनॉमी कैसे ढहढहा के गिर रही है। ये इस बात से समझ लीजिए कि इसका जो हिस्सा हमने निकाला अंबानीज और अडानीज का 2020 में, अब आप कल्पना कीजिए कितना परसेंट किस कंपनी को लाभ होता है। अडानी गैस को 1145% का लाभ, अडानी इंटरप्राइजेस को 827% का लाभ, अडानी ट्रांसमिशन को 617% का लाभ, अडानी ग्रीन एनर्जी को 433% का लाभ, अडानी पावर को 190% का लाभ। ये अडानी की कंपनी है। दूसरी तरफ जो कमाई होती है इनकी पर आवर, जो 65 करोड़ हम बोल रहे थे, उसको अगर 1 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये तकरीबन आपको 1 करोड़ 10 लाख के लगभग बनेगा। अब आप जरा कल्पना शुरू कीजिए कि अंबानीज हर मिनट में ऑयल, केमिकल, गैस से 5,60,000 रुपए 1 मिनट में कमा लेते हैं, डिजिटल सर्विस से 3 लाख रुपए हर मिनट में कमा लेते हैं, रिटेल सेक्टर से 80,000 पर मिनट में कमा लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विस से 60,000 पर मिनट में कमा लेते हैं, और जो जियो का जिक्र होता है ना, जो आपके हाथ में मोबाइल रहता है, उससे कमाई पर मिनट 2,80,000 की है। यानी भारत की इकोनॉमी कहां समा गई, और भारत की पूरी प्रोसेस के भीतर में जब सरकार जासूसी करा रही है, किसानों के आंदोलन को फेल करारने की दिशा में है, तो इस देश के अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको लगेगा यह देश फेल हो गया। और शायद पहली बार भारत की राजनीति में अब इन बातों पर गौर विपक्ष करने लगा है। विपक्ष में अगर सक्रियता है, अगर वो समझ पा रही है, तो इस बात में सिर्फ जासूसी तक मसला, तो जासूसी तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया ही गया है और दुनिया भर में इसको लेकर शोर है, लेकिन हमने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। इस देश के भीतर की इकोनॉमी जितनी क्रूर तरीके से कहीं इतना एक्सप्लॉइट किया गया, वो पहली बार नजर आ रहा है। तो क्या वाकई अब इसकी समझ राजनीतिक दलों में आ गई है कि पार्लियामेंट के भीतर बैठकर पार्लियामेंट को सफल नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि जनता के भीतर जाकर, जनता के बीच से आवाज उठाकर इस पार्लियामेंट की उम्मीद और गरिमा को बरकरार रखा जा सकता है। गरिमा का मतलब यह नहीं होता है कि आप पार्लियामेंट के भीतर सिर्फ थिएटर करते रहें, घंटों बहस करते रहें, और थिएटर के साथ 1 घंटा आपने क्वेश्चन आवर में जी लिया, उसके बाद एक इश्यू पर किसी को डिस्कशन में लगा दिया, उसके बाद स्पीकर महोदय कुछ कह रहे हैं अपने तौर पर जो सत्ता पक्ष के अनुकूल होगा, सत्ता की तरफ से खड़े हुए नेता अपनी बात रखेंगे, विपक्ष के नेता को 5 मिनट का समय दे दिया जाएगा, आप भी कह लीजिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो लोगों से जुड़ा था और लोगों का संकट बढ़ते जा रहा है। तो क्या यह माना जाए इस देश के भीतर में विपक्षी राजनीतिक दलों की बुद्धि पहली बार जाग गई है? क्या यह माना जाए कि अब जिस राजनीतिक घोड़े पर राहुल गांधी सवार है वह अब बहुत तेजी से चल पड़ा है? या यह माना जाए कि राहुल गांधी की सक्रियता क्या समूचे विपक्ष को एकजुट कर देगी? क्या यह माना जाए इस देश की राजनीति और सियासत करवट ले रही है? क्या यह माना जाए कि अब चुनौती संसद के भीतर नहीं, संसद के बाहर से होगी? क्या यह माना जाए कि संसद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए अब जनता के भीतर आंदोलन के मूड पैदा होंगे? क्या यह माना जाए अब विपक्षी दल उस बात की अगुवाई करने को तैयार है जहां पर अभी तक उसने जो भी करप्शन के नाम पर, जो भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पर अपने आप को डाइल्यूट किया, वो समझदार हो गया है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन
भारत की राजनीति में बदलाव की जरूरत है। अगर इस मौके पर बदलाव नहीं, और अब कल जब हम आपसे जुड़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कल का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट जासूसी के मुद्दे पर क्या कहता है, क्या निर्णय लेता है, क्या नोटिस देता है, उसके शब्द क्या होंगे, ये बड़े मायने रखेंगे। ये चेक एंड बैलेंस की स्थिति है, डेमोक्रेसी को बचाने की स्थिति है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की स्थिति है, इस देश की सत्ता की तानाशाही की परिस्थितियों को आकलन करने की स्थिति है, इस देश की विपक्ष की राजनीति को जगाने की परिस्थिति है, इस देश की जनता के साथ जो परिस्थितियां लगातार मुंह बाए खड़ी है उसे संभालने की स्थिति है। जो सोचना है सोचिए, कल इसी बात पर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन भारत की राजनीति करवट ले ले तो एक अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।